प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी हम लोग जो है क्षेत्रमिति का जो टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये टॉपिक पढ़ाई कर रहे हैं और इस टॉपिक का एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है जिसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट का जो है डिस्कशन किए थे। तो अगर आप लोग इस चैप्टर का फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज आपको पता होना चाहिए कि द्विविमीय आकृति के अंदर हम लोग त्रिभुज को बहुत अच्छा तरीक़ा से पढ़ने वाले हैं। पूरे डिटेल में इतना डिटेल पढ़ेंगे कि आप लोगों को इससे बाहर कभी कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। और चतुर्भुज को भी पढ़ने वाले हैं, चतुर्भुज, उसके प्रकार और सभी प्रकार के चतुर्भुज का बहुत डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, एक एक चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा और इसके बाद हम लोग जो है त्रिविमीय आकृति को भी शुरू करेंगे। और जितने प्यारे बच्चे अगर अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपका जो है धमाका ऑफर चल रहा है जिसके तहत आपको 50% का छूट भी मिल रहा है। तो 50% का भारी छूट अगर आप पाना चाहते हैं तो पेड कोर्स अभी जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड पेड कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना हो तो 7479823598 इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे जो है सभी जानकारी ले सकते हैं। एलजीआर स्टडी लाइव ऐप पर जो है पेड कोर्स चल रहा है, जो बच्चे नहीं जानते हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये आपका ऐप है एलजीआर स्टडी लाइव ऐप, जिसमें आपका पेड कोर्स चलता है और इस ऐप को आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको सभी विषय का जो है VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। जैसा कि आप सभी जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और इसमें हम लोग पिछले क्लास में बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन किए थे, जिसके तहत कोण वगैरह पूरा हम लोग जो है पढ़ाई कर चुके हैं। और आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है द्विविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले सभी चीज़ों का हम लोगों ने डिटेल में अध्ययन किया था पिछले क्लास में। हमारा टॉपिक आज का पहला है द्विविमीय आकृति। हमने पिछले क्लास में ही हल्का डिस्कशन किया था कि द्विविमीय आकृति क्या होता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको और डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। द्विविमीय आकृति के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो हम पढ़ाई करने वाले हैं वो त्रिभुज पढ़ाई करने वाले हैं। द्विविमीय आकृति क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो सारा हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन किए थे। अभी हम लोग द्विविमीय आकृति में सबसे पहले त्रिभुज पढ़ाई करेंगे। तो त्रिभुज पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज क्या होता है। तो साधारण परिभाषा आप याद रखिएगा कि तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किसे कहते हैं? त्रिभुज। तो तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आप सामने यहाँ पर त्रिभुज का फिगर देख सकते हैं। अगर ये A, B और C है तो इसका पहला भुजा हुआ, ये दूसरा भुजा हुआ और ये तीसरा भुजा हुआ। ठीक है, तो आप तीनों भुजा आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। और याद रखिएगा कि तीन भुजा से बनी जो बंद आकृति होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। बंद आकृति का मतलब ये कहीं भी आपको दिख सकता है खुला हुआ नहीं है, पूरा क्लोज है। ठीक है, बंद है। नोट में हमने कुछ नीचे लिखा है, उसको जानिए। याद रखिएगा कि त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण एवं तीन शीर्ष होते हैं। तो जानते हैं कि कौन है तीन भुजा, कौन है तीन कोण और तीन शीर्ष कौन है। ये अगर हम शीर्ष A देते हैं, ये शीर्ष B है और ये शीर्ष C है, तो याद रखिएगा ये है पहला भुजा, ये है दूसरा भुजा, ये तीसरा भुजा, A से C तक जो जा रही है। इसको बोलेंगे प्यारे बच्चों कोण A, इसको बोलेंगे कोण B और इसको बोलेंगे कोण C। और ये वाला जो बिंदु है जहाँ पर ये दोनों भुजा आकर के मिल रही है वो शीर्ष A कहलाएगा, ये कहलाएगा शीर्ष B और ये कहलाएगा शीर्ष C। शीर्ष हम आपको बता देते हैं कि कहते किसे हैं। तो वह दो बिंदु वह बिंदु जहाँ पर दो भुजा जाकर के मिलती है
उसे शीर्ष कहते हैं, या फिर सबसे आउटर भाग को भी आप शीर्ष कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे चीज़ों को सीखने समझने का कोशिश कीजिएगा, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। नोट 2 यहाँ पर बता रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर ये त्रिभुज ए है, ABC है, त्रिभुज ABC है, तो इसके तीनों कोनों का योग जो है वो 180 डिग्री होगा। ये कोण B है, ये कोण C है, और यह कोण जो है वो A है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोण A और प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि कोई भी त्रिभुज हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसके तीनों अंतः कोण का योग, जो अंदर में कोण बन रहा है, उसका योग जो होगा प्यारे बच्चों वो आपको याद रखना है कि कितना होगा, तो 180 डिग्री का होगा। आगे बढ़ेंगे एंड अब हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के प्रकार। लेकिन त्रिभुज का प्रकार दो आधार से हम लोग पढ़ाई करेंगे, एक तो भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। आप देखे हैं कि त्रिभुज में 1 2 3 भुजा होते हैं और 1 2 3 कोण भी होते हैं। शीर्ष के आधार पर कोई भी त्रिभुज का प्रकार या फिर क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे न्यून कोण त्रिभुज के बारे में। आपको याद रखना है, अगर पूछा जा सकता है, कोई भी पूछे कि कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, तो बताना है आपको कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। 3 में से सबसे पहला है आपका न्यून कोण त्रिभुज। तो चलिए न्यून कोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं डिटेल से। बोलिएगा कि वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा, न्यून का अर्थ ही होता है छोटा या कम, ठीक है। और न्यून मतलब छोटा या कम, किससे कम? तो 90 डिग्री से कम। न्यून कोण आपने पढ़ा है ऑलरेडी, 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। उसी के आधार पर, कोण के प्रकार के आधार पर ही त्रिभुज के भी 3 प्रकार है। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अगर ये प्यारे बच्चों न्यून कोण त्रिभुज हैं और अगर ये ABC हैं, ABC न्यून कोण त्रिभुज हैं, तो अगर हम कहते हैं कि ये आपका मान लीजिए कि 70 डिग्री का है, ये भी मान लीजिए कोण B भी अगर 70 डिग्री का है, ठीक है, तो ये कोण भी न्यून कोण ही होगा, यानी कि 90 डिग्री से छोटा वाला ही कोण होगा। लेकिन याद रखें तीनों कोणों का योग 180 से कम जो है, 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। तो 70 70 140, तो ये मान लीजिए कि 40 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है? 40 डिग्री का कोण है। अब 70 70 40 कितने हो गए? 180 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है कि तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा है। 40 70 70 तीनों 90 से छोटा हुआ कि नहीं? तो बोलेंगे यस, ये तीनों 90 से क्या हो गया? छोटा हो गया। उसी तरह से यह एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मान लेते हैं ये त्रिभुज ABC है या PQR, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि कोण 60 डिग्री का है, यह कोण भी मान लीजिए कि 60 डिग्री का है, तो यह कोण भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। यानी कि तीनों कोण यहाँ पर 60 डिग्री का है और 6 का 18 180 डिग्री पूरा रहा है। और जो बात पूछा गया है कि न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से सभी छोटा का छोटा है, तो ये सभी त्रिभुज, दोनों त्रिभुज यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज कहलाएंगे, क्योंकि इसके सभी कोण जो हैं 90 डिग्री से छोटे हैं। दूसरा प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण त्रिभुज है। अगर बात किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण त्रिभुज यही है, समकोण त्रिभुज। बोलिएगा वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं।
समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिसका एक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम समकोण, एक मिनट, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। छोटा नहीं, छोटा वाला को तो न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। तो अगर ये त्रिभुज ABC है, मान लीजिए ABC है, तो ये कोण आपको दिख रहा होगा कि 90 डिग्री का है, क्योंकि पूरा ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है पूरा, तो इसके बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा ही बनेगा। कोण A और कोण C कितना डिग्री का है उससे कोई मतलब नहीं है, केवल यह देखना है कि एक कोण 90 डिग्री का है कि नहीं, और अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो आपने दूसरा समकोण त्रिभुज देखा, और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा यानी कि अधिक होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। सिंपल सी बात है, क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस तरह से आपका समकोण त्रिभुज जो था, समकोण त्रिभुज में आप देखे थे कि एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो समकोण होगा, लेकिन जिस त्रिभुज का एक कोण, सभी कोण के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप अगर इस त्रिभुज को ABC त्रिभुज बोलते हैं तो आप सीधा देख सकते हैं कि यह वाला कोण 90 डिग्री से बड़ा है, लगभग ये 120 डिग्री का कोण है, 120 डिग्री का कोण है। अब कोण A और कोण C कितना डिग्री का होगा उससे कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है, वो कितना डिग्री का भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये मतलब है कि एक कोण अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ये त्रिभुज के 3 प्रकार हैं कोण के आधार पर। अब हम लोग त्रिभुज का 3 प्रकार पढ़ने वाले हैं, वो भी भुजा के आधार पर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज के आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार होते हैं। तो त्रिभुज के 3 प्रकार को हम पढ़ने जाएंगे भुजा के आधार पर। तो चलिए समझने सीखने का कोशिश कीजिएगा और जानिएगा कि त्रिभुज के जो 3 प्रकार हैं भुजा के आधार पर वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज। अब जान ही लेते हैं पहले समबाहु त्रिभुज को, फिर हम क्या करेंगे दूसरे और तीसरे त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? सम मीन्स समान या बराबर, आबाहु मतलब भुजा और त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज का सभी भुजा क्या हो समान हो यानी कि बराबर हो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर लिख भी दिए, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आपस में बराबर होने का क्या मतलब है? अगर मान लीजिए ये शीर्ष A है, ये B है और ये C है, और अगर ये 5, एक मिनट रुक जाइए, 5 हटा के कुछ और दे देते हैं ताकि देखने में आपको ठीक लगे। मान लीजिए 7 cm का है, ये भी 7 cm का है और यह भुजा भी 7 cm का है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर तीनों के तीनों भुजा का लंबाई जो है वो बराबर है। तो जिस त्रिभुज का तीनों भुजा अगर आपस में लंबाई में बराबर होता है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का एक खासियत और है कि इसका भुजा तो बराबर होता ही है और इसका कोण भी बराबर होता है। और हमेशा याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यानी कि सभी कोण 60 डिग्री का होगा। समबाहु त्रिभुज का सभी कोण कितने डिग्री का होगा? तो 60 डिग्री का होगा। आप यहाँ पर समझने की ये बात जो है कोशिश करें। ये जो कंसेप्ट है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये डायरेक्ट आपको कई बार हेल्प करेगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज आपने समझा। समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड बात भी याद रखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से स्पष्ट है, सम
मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, आबाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज का दो भुजा समान यानी कि बराबर होते हैं उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। लिखे भी हम, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये मान लीजिए अगर त्रिभुज ABC है, या अगर त्रिभुज ABC है तो आपको दिख रहा होगा कि AB भुजा और AC भुजा बराबर लंबाई का है। अगर मान लेते हैं ये 8 cm का है और ये भुजा भी प्यारे बच्चों 8 cm का है और ये 5 cm का है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि यह दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसे सम, दो मतलब द्वि, बाहु मतलब भुजा, यानी कि उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये आप याद रखें। और अब हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे के चीज़ों को सीखने समझने का कीजिएगा कोशिश, ध्यान से देखिएगा कि क्या है नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में अगर बात किया जाए तो आप यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसका दो भुजा बराबर होता ही होता है, साथ ही साथ दो कोण भी बराबर होते हैं। जो दो भुजा बराबर है उसके सामने वाला दोनों कोण भी बराबर होगा। अगर भुजा AC का बात किया जाए तो भुजा AC के सामने में यह कोण होगा, और भुजा AB के सामने यह कोण होगा। तो जो दो भुजा बराबर होते हैं उस दोनों भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होते हैं, यह आप हमेशा याद रखें। अब बढ़िए आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को सीखने समझने का कोशिश कीजिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज से जितना हमने आपको बताया उतना आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट और लास्ट त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज। तो जानेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप अलग अलग होता है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम मिस होता ही है असमान, विषम मिस क्या होता है, असमान, यानी कि इसका कोई भी दो भुजा या तीन भुजा का तो बात ही नहीं करेंगे, दो भुजा भी इसका बराबर साइज का नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर यह त्रिभुज ABC है, ठीक, तो ये मान लीजिए कि आपका 9 cm का है। ये भुजा जो है भुजा BC 9 cm का है, ये आपका 8 cm का है और ये 7 cm का है। तो क्या देखा आपने यह देखा कि इस त्रिभुज का तीनों जो भुजा है अलग अलग साइज का है। तीनों भुजा क्या है, अलग अलग साइज का। और याद रखिएगा जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होगा उसका तीनों कोण भी बराबर होगा, जैसे समबाहु त्रिभुज में देखे थे। जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होगा उसका दो कोण भी बराबर होगा, और इस त्रिभुज में कोई भुजा बराबर नहीं है तो इसका मतलब इसका कोई कोण भी बराबर यानी कि एक लंबाई का नहीं होगा। ये तो था बहुत बेसिक चीज़। अब हम बात करेंगे इसके बारे में वो सभी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर बात करी जाए तो त्रिभुज में तीन चीज़ ही होते हैं, भुजा, कोण और शीर्ष। तो त्रिभुज का भुजा, कोण और शीर्ष के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। ये मान लीजिए सबसे पहले एक त्रिभुज है, ये आपके सामने त्रिभुज आ चुका है। अगर ये त्रिभुज ABC है, अगर यह त्रिभुज ABC है तो इसके भुजा के बारे में बात करते हैं हम। इसके भुजा के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। ये वाला जो भुजा है प्यारे बच्चों ये कहलाएगा भुजा AB। क्या कहलाएगा, भुजा AB कहलाएगा। इससे आप भुजा AB कह दीजिए, हम लिख ही देते हैं, लिख देंगे क्या, भुजा AB कहेंगे, यानी कि A से B तक जाने वाली भुजा। ये भुजा जो है प्यारे बच्चों ये भुजा BC कहलाएगी। भुजा क्या कहलाएगी, BC, भुजा BC कहलाएगी। भुजा BC का मतलब B से C तक जाने वाली भुजा। और यह भुजा जो है आपको ये वाला भुजा पता होना चाहिए कि भुजा AC कहलाएगी। क्या कहलाएगी,
तो ये कहलाएगी प्यारे बच्चों भुजा AC, भुजा AC कहलाएगी। दूसरा बात याद रखिएगा कि भुजा को एक अलग तरीका से भी हम लोग क्या करते हैं, नोमिनेट करते हैं। जो भुजा कोण A के सामने है उसको हम भुजा A बोलेंगे, जो भुजा B के सामने है उसे हम भुजा B बोलेंगे, और जो भुजा C के सामने है उसे हम भुजा C बोल सकते हैं। तो जो भुजा AB है वो भुजा C के नाम से भी जानी जाएगी, जो भुजा BC है वो भुजा A के नाम से भी जानी जाएगी, क्योंकि ये कोण A के सामने है। जिस कोण के सामने भुजा होगी वो उसके ही नाम से क्या करी जाएगी, जानी जाएगी। और भुजा AC जो है उसको भुजा B भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये कोण B के सामने है। तो कोण को हमेशा बड़े अक्षरों से, लेकिन भुजा को हमेशा छोटे अक्षरों से क्या करते हैं, हम सूचित करते हैं। इसी चीज़ों को बहुत नीट एंड क्लीन तरीक़ा से आप ऐसे लिख सकते हैं। आप भुजा AB को भुजा C बोल सकते हैं, जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हैं। भुजा BC को आप भुजा A भी बोल सकते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। भुजा AC को आप भुजा B भी बोल सकते हैं। तो ये तो रही भुजा की बात। अब हम बात करेंगे कोण के बारे में। किसके बारे में, कोण के बारे में। तो मान लीजिए कि यह एक क्या है, आपका त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम भी हम प्यारे बच्चों ABC दे देते हैं। ये त्रिभुज ABC अगर दे देते हैं तो यह कहलाएगा कोण A, यह कहलाएगा कोण B, और यह कहलाएगा कोण C। कोण को भी 2-3 तरीक़ाओं से हम दिखा सकते हैं। तो कैसे दिखाएंगे देख लीजिए। कोण के बारे में बात करें तो ये जो कोण A है आप इसको कोण A लिख सकते हैं, कोण B को कोण B लिख सकते हैं, कोण C को कोण C लिख सकते हैं। और 2 और तरीका है जिस तरीक़ा से आप कोण को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जो आपका कोण A है ना, इसको शॉर्टकट में कोण के चिन्ह के साथ कोण A बोल सकते हैं, या कोण BAC भी बोल सकते हैं। BAC का मतलब क्या है, BAC यानी कि बीच में कौन आया, A आया। इस तरह से कोण B को आप कोण B, या शॉर्टकट में जो कोण का चिन्ह है उसका प्रयोग करके चिन्ह के साथ B लिख सकते हैं। तो इसे भी कोण B पढ़ेंगे, और इसे ABC भी बोल सकते हैं। AB, अरे भैया ये B ही मिट गया भाई, 1 मिनट, ये कहलाएगा B। ठीक है, तो ABC यानी कि बीच में कौन आ रहा है, B आ रहा है। तो जो बीच में आएगा ना प्यारे बच्चों, वहाँ पर ही कोण बनेगा, ये आप याद रखिएगा। जिस तरह से कोण C को हम कोण C या फिर डिनोट कर सकते हैं कोण C से, या AC भी बोलेंगे तो कौन बीच में आया, C आया ना। तो इस 3 तरीक़ा से कोण को आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और एक बच जाता है प्यारे बच्चों आपका शीर्ष। क्या बचता है, शीर्ष। तो जानिए कि शीर्ष क्या होते हैं। कोण तो आपने जान लिया कि कोना को कोण कहते हैं, भुजा भी आपने जान लिया। दूरी एक तरह से, भुजा जो है एक तरह से क्या होती है, दूरी होती है। अब बात करेंगे शीर्ष से, शीर्ष के बारे में। देखिए शीर्ष है क्या, तो आपको पता है, और मैं आपको बताया भी हूँ कई बार कि शीर्ष जो है ना एक बिंदु होता है जहाँ पर 2 भुजा आकर के मिलती है। तो शीर्ष वह बिंदु है जहाँ पर 2 भुजा आके क्या होती है, मिलती है। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला बिंदु, ये कहलाएगा बिंदु A, लेकिन ये शीर्ष A के नाम से भी जाना जाएगा। क्यों भाई, ये शीर्ष A के नाम से इसीलिए जाना जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 भुजा आके मिल रही है। ये बिंदु आप देख पा रहे हैं, इसको हम बिंदु B बोलेंगे, लेकिन ये बिंदु B के साथ साथ शीर्ष B भी कहलाएगा क्योंकि इस बिंदु पर भी 2 भुजा आके मिल रहे हैं। एंड यहाँ भी तो 2 भुजा आके क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। इसका मतलब इसको शीर्ष C कहेंगे। तो शीर्ष समझा आपने कि शीर्ष जो है क्या होते हैं। तो भुजा, कोण और शीर्ष के बारे में बात किया हम लोगों ने, सभी त्रिभुज के बारे में जनरली। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि जो समकोण त्रिभुज होता है ना, उसके भुजा का स्पेशल नाम होता है। समकोण त्रिभुज के भुजा का स्पेशल नाम होता है। तो हम उसी स्पेशल नाम के ऊपर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वह स्पेशल नाम। तो वही पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज का भुजा। भुजा में आधार होता है, लंब या इसी को ऊंचाई कहते हैं जिसे P से सूचित करते हैं, और कर्ण जिसको H से सूचित किया जाता है। अगर यह प्यारे बच्चों ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है, अगर कोण B पर
समकोण बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि यह समकोण त्रिभुज है। अब यह समकोण त्रिभुज है तो आपको जानना होगा कि आधार किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज में आधार किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि जिस भुजा पर त्रिभुज खड़ी हो उसे आधार कहते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि BC भुजा जो है ना, इसी पर त्रिभुज खड़ी है, तो इसको हम कहेंगे आधार। क्या कहेंगे इसे भुजा BC को हम आधार बोलेंगे, जिसको हम B से सूचित करेंगे। एंड जो आपका AB है, ये वाला लाइन, यही तो ऊंचाई है। आपको ऊंचाई मापने के लिए बोलेगा तो ऐसे ही तो आप ऊंचाई मापेंगे। तो यह क्या आपका ऊंचाई है। ऊंचाई को ही हम लोग लंब बोल देते हैं, तो हम इसे लंब ही बोलते हैं। ये क्या है, लंब है। और लंब को हम लोग P से सूचित करते हैं, क्योंकि P का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसीलिए इसको P से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। और जो AC भुजा है ना, ये आपका कहलाएगा कर्ण। ये क्या कहलाएगा, तो AC भुजा प्यारे बच्चों आपका कहलाएगा कर्ण। अब इसमें कुछ फिक्सेशन होता है जो आप याद रखने की कोशिश करें। सबसे पहली बात तो फिक्स है कि जो समकोण त्रिभुज है, इसी का भुजा इस तरह से नामित किया जाता है, लंब, कर्ण और आधार के रूप में। बाकी किसी भी भुजा में जो है ना, कर्ण नहीं होते हैं। लंब और आधार तो हो भी सकते हैं, लेकिन कर्ण नहीं होते हैं। तो आपने देखा कि तीनों भुजा का स्पेशल नाम होता है। अब एक बात यहाँ पर समझिएगा कि आधार किसे कहते हैं। तो जिस भुजा पर त्रिभुज खड़ा हो आधार कहते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई को लंब या ऊंचाई कहते हैं। और कर्ण जो है वो क्या होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने कौन सा भुजा है, 90 डिग्री के सामने कोण, 90 डिग्री के सामने जो है ना भुजा AC है, और भुजा AC यहाँ पर कहलाएंगे कर्ण, यानी कि इसे हम सूचित करेंगे S से। तो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा के बारे में आपने जाना। NCERT में हम आप लोगों को जो है ना पहले इसको कुछ अलग रूप से क्या किए थे, बताए थे। तो अब पढ़ने वाले हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय पर ध्यान लगाइएगा और सीखने समझने की जो है कोशिश कीजिएगा। चलिए जो है अब हम लोग बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय जो है, आपने अभी तक 6 त्रिभुज पढ़ा है, 3 आपने भुजा के आधार पर पढ़ा है और 3 कोण के आधार पर पढ़ाई किया है। तो कुल मिला के त्रिभुज के हो गए 6 प्रकार। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है जिसका नाम हम ABC दे देते हैं, मान लीजिए यह ABC समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B जो है समकोण है। कोण B क्या है, समकोण है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर B समकोण है तो कोण B के सामने जो भुजा AC है ये कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये कर्ण कहलाएगा। और कर्ण को हम लोग H से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, H से सूचित करते हैं। एंड जो भुजा BC है जो आधार कहलाएगा, क्योंकि भाई साहब हमने आपको बताया था कि जिस भुजा पर त्रिभुज खड़ी होती है वही आधार कहलाता है। तो यहाँ पर भुजा BC क्या कहलाएगा भाई साहब, आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधार। ठीक है। और आधार को आप सभी जानते हैं कि हम लोग B से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, B से। और ऊंचाई को हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो लंब आपका AB हो जाएगा, जिसको हम परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं। इसीलिए इसको P से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे, P से। तो ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के बारे में पाइथागोरस ने क्या बताया था वो आप समझिए। पाइथागोरस ने कहा था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है।
इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता। ऐसा हम नहीं, ऐसा पाइथागोरस ने बताया था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपने समझा पाइथागोरस ने क्या कहा था। अगर अब आपसे कोई पूछे कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या है तो बोलिएगा कि पाइथागोरस के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। और याद रखने वाली बात यह है कि कर्ण जो है समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या याद रखना आपको? कर्ण समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होती है, ये आप याद रखें। तो ये है आपका पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिएगा तो कर्ण है AC, A से C तक जाने वाली जो भुजा है वही कर्ण है। तो आप कर्ण के जगह पर AC का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और दूसरा है लंब का स्क्वायर, तो लंब है AB। AB क्या है भाई साहब? तो लंब है, तो लंब के जगह पर AB का स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड आधार के स्क्वायर के जगह पर हम BC का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आधार BC है यहाँ पर। एंड इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कैसे? क्योंकि कर्ण को हम H से सूचित करते हैं, लंब को P से सूचित करते हैं और आधार को B से सूचित करते हैं। इसी हिसाब से ये H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर भी हो गया। ये तीनों के तीनों पाइथागोरस प्रमेय ही हैं, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। कुछ भी आपको दिख जाए तो आप याद रखिएगा। भाई ये पाइथागोरस प्रमेय कई जगहों पर आपको हेल्प करेगा। तो हम सबसे पहले कुछ कंसेप्ट आपको देना चाहते हैं, वह आप समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, अगर आप यहाँ पर H के ऊपर जो स्क्वायर दिख रहा है ना, यहाँ पर H के ऊपर क्या दिख रहा है आपको? स्क्वायर दिख रहा है। H के ऊपर से स्क्वायर हटा देते हैं तो दाहिने में रूट लग जाएगा। दाहिने में क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। दाहिने में जो P स्क्वायर है और प्लस B स्क्वायर है वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर क्या लग जाएगा? रूट। तो H के ऊपर से स्क्वायर जब आपने हटाया तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के ऊपर रूट लग गया। ये हो गया सर आपका H निकालने का सूत्र। H निकालने का क्या हो गया? सूत्र हो गया। यानी कि जब कभी भी P का मान और B का मान दे दिया गया रहेगा क्वेश्चन में, H यानी कि कर्ण का मान नहीं दिया गया रहेगा, तो आप इसी सूत्र से H निकाल सकते हैं। इसी तरीका से आपको पता होना चाहिए कि अगर P का मान न दिया गया हो तो P का मान निकालने का जो सूत्र है वो क्या होगा। तो P बराबर सूत्र याद रखिएगा, रूट अंडर H स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और तीसरा और लास्ट सूत्र है इसका कि अगर H और P दिया गया हो और B नहीं दिया गया हो तो B निकालेंगे कैसे। तो B निकालने का सूत्र याद रखिएगा। ये सभी पाइथागोरस प्रमेय से ही डिराइव करके आ रहा है, उतना डिटेल हम अभी नहीं जा रहे हैं और कई बार हमने आपको बताया भी है, तो वहाँ सब वगैरह आप मैनेज कीजिएगा। देखिए यहाँ पर B बराबर जो फार्मूला होगा रूट अंडर H स्क्वायर R माइनस P स्क्वायर होगा। तो ये तीन सूत्र मुख्य रूप से आपको बहुत बार ज़रूरत पड़ेगा। तो आप H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और B बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यह सूत्र जरूर याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे और आगे के कंसेप्ट को समझेंगे, फिर क्वेश्चंस वगैरह भी हम आपको करवाएंगे। त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र का हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर प्यारे बच्चों यह त्रिभुज ABC है, यह त्रिभुज क्या है? ABC है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस भुजा को हम A बोलेंगे
ये भुजा आपका सी कहलाएगा और यह जो भुजा है वो आपका बी कहलाएगा, क्योंकि कोण के सामने वाले भुजा को उसी से नोमिनेट करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो सर ये वाला तो आधार है, आधार तो हम देख रहे हैं कि BC है आधार, ये क्या है आधार है, BC है आधार, लेकिन सर ऊंचाई कहाँ है इसमें? तो ऊंचाई होगा ये, A से आप लंब डालिएगा BC पर, यही होगा ऊंचाई, और ऊंचाई को सूचित करते हैं हम H से। ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं? H से सूचित करते हैं, याद रहेगा। तो अगर आपको ऊंचाई पता है, BC यानी कि आधार पता है, तो आप आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये पहला बहुत फेमस फार्मूला है और ये कई बार यही आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अब त्रिभुज का परिमाप बोले ही थे हम, चारों बगल के माप को परिमाप कहते हैं। तो भुजा A B से C तक का लंबाई होता है, भुजा B C से A तक का लंबाई होता है और भुजा C A से B तक का लंबाई होता है। त्रिभुज का परिमाप बराबर जो सूत्र है वो होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि A + B + C। त्रिभुज के परिमाप का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, यानी कि A + B + C होता है। ये आप क्या करें, याद रखें। और त्रिभुज का अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, क्या करेंगे सर अर्ध परिमाप में? तो A + B + C क्या था? पूरा परिमाप था। आप इसको 2 से भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों अर्ध परिमाप। क्या बन जाएगा? अर्ध परिमाप। तो अब हम बढ़ते आगे एंड अर्ध परिमाप का सूत्र याद रखिएगा, S बराबर A + B + C बट्टे 2, A + B + C बट्टे 2 आप याद रखेंगे। और जब आपको अर्ध परिमाप पता हो, यानी कि S का मान पता हो, अर्ध परिमाप को S से सूचित करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी अर्ध परिमाप यानी कि S पता हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी दूसरे सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप √S × S - A × S - B × S - C कर सकते हैं, और इसी सूत्र को कहते हैं हीरोन का सूत्र। ये सूत्र क्या कहलाता है? तो यह सूत्र कहलाता है हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र कहलाता है, ठीक है। और हीरोन के सूत्र से, इस फार्मूला से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का 2 फार्मूला अभी तक हमने आपको बता दिया। एक तो बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और एक आपका तो जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल √S × S - A × S - B × S - C। S तो आपका जहाँ जहाँ भी है वो अर्ध परिमाप है, यानी कि ये है, और ABC भुजा है, त्रिभुज का भुजा है ABC। तो ये आपने समझ लिया। दूसरा प्यारे बच्चों हमारा जो अगला फार्मूला है वो समबाहु त्रिभुज से संबंधित है। किस त्रिभुज से? समबाहु त्रिभुज से। आप सभी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है। तो याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये केवल और केवल आप याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में काम आएगा। एंड हीरोन का सूत्र कब लगाइएगा? जब त्रिभुज का तीनों भुजा पता हो तब लगा पाइएगा। और 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कब लगाइएगा? जब आधार और ऊंचाई आपको पता हो, तब आप इस वाले सूत्र से 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई वाले सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। त्रिभुज में जितना हमने बताया इस 40 मिनट में वो ध्यान रखिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब पढ़ेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज के जस्ट बाद पढ़ेंगे बहुभुज, और तब त्रिविमीय आकृति पढ़ेंगे, जिसमें घन घना बेलन, गोला, शंकु, शंकु का छिन्नक, ये सब 10 टॉपिक उधर भी पढ़ाई करना है।
तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम गंवाए, बिना रुके, बिना थके चीज़ों को सीखने समझने का प्रयास करते हैं। चतुर्भुज, इससे जस्ट पहले पढ़ें त्रिभुज। त्रिभुज जो था वो द्विविमीय आकृति का पहला आकृति था, और द्विविमीय आकृति में दूसरा आकृति है आपका चतुर्भुज। तो चलिए जानते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। अगर चतुर्भुज के बारे में बात किया जाए तो सीधा सीधा बताइएगा कि चतुर्भुज क्या होता है। तो देखिए, नाम से स्पष्ट है चतुर्भुज। चतुर का अर्थ यहाँ पर जो है 4 से लगाया जाएगा। कितना से? 4 से। चतुर्मिश 4, और भुज मतलब भुजा, यानी कि जिस आकृति में 4 भुजा हो उसे हम चतुर्भुज कहेंगे। स्टैंडर्ड रूप में कहा जाए तो बोलिएगा कि 4 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं, पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा और ये चौथा भुजा। इस 4 भुजाओं से मिलकर के ये एक क्या बन रहा है? बंद आकृति बन रहा है। तो जिसे हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। दूसरा, अब नोट में कुछ महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा चतुर्भुज से संबंधित। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, 4 कोण होते हैं और 4 शीर्ष होते हैं। अगर ये ए बी सी डी चतुर्भुज है तो इसमें ये होगा एक भुजा, ये दूसरा भुजा, ये तीसरा भुजा और ये चौथा भुजा। ये होगा एक कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण और यह चौथा कोण होगा। और अब आप पूछिएगा कि सर 4 शीर्ष कौन होगा? तो शीर्ष के बारे में पहले हम आपको जानकारी दे चुके हैं कि शीर्ष जो है एक बिंदु होता है, जिस बिंदु पर आकर के 2 भुजा कम से कम मिलती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस बिंदु का बात कीजिए तो यहाँ पर 2 भुजा आके मिली है कि नहीं? इधर से एक भुजा गई, ये वाला भुजा, और ये वाला भुजा तो जाके क्या हो गया? दोनों जब बगल से जाके मिला है। तो ये हो गया आपका शीर्ष। एक शीर्ष ये होगा जिसका शीर्ष बी नाम हमने दिया है, एक शीर्ष ये होगा और एक शीर्ष ये होगा। तो 4 भुजा, 4 कोण और 4 शीर्ष आपने देख लिया। अगला है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता है कि 180 डिग्री होता है, लेकिन चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। ये अगर कोण ए है, कोण बी है, ये कोण सी है और यह कोण डी है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी और प्लस कोण डी जो है वो होगा 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। तीसरा नोट याद रखिएगा कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो सर 2 विकर्ण होते हैं। अब विकर्ण कौन होता है वो आप समझने का प्रयास करें। विकर्ण के बारे में सीधा सीधा याद रखिएगा कि कोना से कोना के दूरी को विकर्ण कहते हैं। आमने सामने वाले जो कोना होगा उससे और उसके दूरी को विकर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने बी से डी जो एक रेखा खींचा, ये कोना से कोना गया तो ये एक विकर्ण कहलाएगा। ए से सी गया तो ए सी जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका दूसरा विकर्ण कहलाएगा। ए सी क्या कहलाएगा? दूसरा विकर्ण कहलाएगा। तो कोना से कोना की दूरी को क्या बोल दिए हम लोग? विकर्ण बोल दिए। और चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, ये आप याद रखें। एक तो हुआ विकर्ण ए सी जो ए से सी तक जा रहा है, दूसरा विकर्ण हुआ बी डी जो बी से डी तक जा रहा है। तो ये बातें चतुर्भुज से रिलेटेड आप याद रखें। चतुर्भुज के बारे में और आपको जानकारी देते हैं। अब हम चतुर्भुज के प्रकार को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज के प्रकार को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? तो ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजाएं एवं चारों कोण बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। सिंपल है, जिस चतुर्भुज का चारों भुजा एवं चारों कोण बराबर हो उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि फिगर में देख लीजिए, ये ए बी सी डी ये चतुर्भुज है और
इसका चारों भुजा भी बराबर है, चारों कोण भी बराबर है। अगर ये वाला भुजा 5 cm तो ये भी 5 cm, ये भी 5 cm और ये भी 5 cm। और चतुर्भुज के चारों कोण बराबर होते हैं, 90-90 डिग्री के चारों कोण होते हैं। चारों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90-90 डिग्री के होते हैं। ये आप क्या करें, याद रखें। तो आपने क्या समझा? आपने समझा कि वर्ग जो है वर्ग का चारों भुजा और चारों कोण बराबर होते हैं। सीधा बोलिएगा कि ऐसा वर्ग भी एक तरह से चतुर्भुज है ना, क्योंकि ये चतुर्भुज का प्रकार है, इसमें 4 भुजाएं होते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजाएं एवं चारों कोण बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं। अब वर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र याद रखिएगा। वर्ग का मतलब है कि चारों भुजा बराबर होगा, यानी कि इसको हम भुजा ए बोलते हैं तो ये भी भुजा ए होगा, ये भी भुजा ए होगा और ए बी भी भुजा ए ही होगा। तो आपने देख लिया कि क्या है, नहीं है। विकर्ण के बारे में बात करा जाए तो हम यहाँ पर ये जो बी से डी खींचा हमने एक रेखाखंड, ये होगा एक विकर्ण। और ए से सी जो है ये दूसरा विकर्ण कहलाएगा। ए से सी क्या कहलाएगा? दूसरा विकर्ण कहलाएगा। तो 2 विकर्ण होते हैं वर्ग में भी, और वर्ग का दोनों विकर्ण का जो लंबाई है ना वो बराबर होता है। दोनों विकर्ण का लंबाई बराबर होगा और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर भागों में भी काटते हैं। सबसे पहला वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र याद रखिएगा, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? सूत्र भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर को प्यारे बच्चों आप लोग ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भुजा को ए से सूचित किया जाता है। दूसरा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का दूसरा फार्मूला विकर्ण स्क्वायर बट्टा 2 भी आप याद रख सकते हैं। विकर्ण स्क्वायर बट्टा 2 क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। वर्ग का विकर्ण निकालने का सूत्र याद रखिएगा, √2 गुने भुजा। इसी को शॉर्टकट में √2a आप बोल सकते हैं। √2a क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। तो ये आपने क्या करा? देखा। अगला है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने 1 भुजा। वर्ग का परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है? 4 गुने 1 भुजा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि परिमाप का मतलब क्या है। तो हमने बताया था कि किसी भी आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना दूरी तय करना पड़ता है उसे परिमाप कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर ए से चलना शुरू करेगा, ए से चलना अगर कोई शुरू करेगा तो ए से बी तक जाने में 1a, बी से सी तक जाने में 1a तो 2a, और सी से डी तक जाने में 1a तो 3a चला, और डी से ए तक जाने में 1a और चलना पड़ेगा तो 4a चला। 4a यानी कि 4 गुने 1 भुजा। 4 गुने भुजा को आप 4a भी बोल सकते हैं। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा? 4 गुने 1 भुजा या फिर 4a आप बोल सकते हैं। अब है 5वां वर्ग का भुजा निकालने का सूत्र। तो वर्ग का भुजा बराबर सूत्र याद रखिएगा, विकर्ण बट्टा √2। वर्ग का भुजा बराबर सूत्र क्या याद रखिएगा? तो विकर्ण बट्टा √2 याद रखिएगा। वर्ग का भुजा बराबर विकर्ण बट्टा √2 आप सूत्र जो है याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। वर्ग के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर आयत, जो कि बिल्कुल सिंपल है। अगर आप देख सकते हैं कि ABC है, ये AB और CD एक आपको यहाँ पर आकृति दिख रहा है, तो यही आयत है। आयत किसे कहते हैं? देखिए, इसे जस्ट पहले आप देखे थे कि वर्ग भी चतुर्भुज है और आयत भी चतुर्भुज है, क्योंकि ये भी चतुर्भुज के प्रकार ही हैं। अब दूसरा बात आपको याद रखना है कि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन आयत का चारों भुजा बराबर नहीं होता है। इसका केवल आमने सामने का भुजा ही क्या होगा प्यारे बच्चों? बराबर होगा। आमने सामने का भुजा क्या होगा? बराबर होगा। जैसे भुजा BC भुजा AD के बराबर होगा, भुजा AB भुजा ADC के बराबर होगा। तो वही हमने लिखा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण भी बराबर हो उसे आयत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। यहाँ पर सीधी सीधी बात है
कि चारों भुजा जो है बराबर नहीं होगा, आमने सामने की भुजा बराबर होगा और चारों कोण इसका क्या होगा, बराबर होगा। मतलब अगर भुजा AD है 7 cm तो BC भी 7 cm का ही होगा, एंड AB अगर 5 cm है तो CD भी 5 cm का होगा। तो क्या दिख रहा है कि आमने सामने की भुजा बराबर है। BC भुजा के सामने है AD तो ये दोनों बराबर, और DC के सामने है AB तो ये दोनों भी क्या है, बराबर है। आयत से रिलेटेड पहला चीज़ याद रखिएगा, और ये वर्ग से रिलेटेड भी है। याद रखिएगा कि आयत एवं वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि इसका सभी कोण 90 डिग्री का होगा। सभी कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, और वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। दूसरा याद रखिएगा कि आयत के लंबाई को L से तथा चौड़ाई को B से सूचित किया जाता है। लंबाई को L से सूचित करेंगे और चौड़ाई को किससे सूचित करेंगे प्यारे बच्चों, तो B से सूचित करेंगे। लंबाई को L से और चौड़ाई को B से सूचित करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। ये जो है ना, जो जिसका लंबाई ज़्यादा हो उसे कहते हैं लंबाई, और ये आपका जो है ना चौड़ाई कहलाएगा। तो चौड़ाई को B से सूचित करेंगे और लंबाई को L से सूचित करेंगे। अगला है कि वर्ग एवं आयत का दोनों विकर्ण बराबर होता है। वर्ग का विकर्ण दोनों बराबर होता है, वो तो पिछले टॉपिक में ही बता दिए हैं। और आयत का भी दोनों विकर्ण क्या होता है प्यारे बच्चों, बराबर होता है। यह आप याद रखें, ठीक है। तो वर्ग आयत आपने देख लिया। अब हम बढ़ेंगे आगे, आपके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ेंगे आयत से संबंधित। अगर यह आयत है, इसका लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो सबसे पहला सूत्र याद रखिएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि L गुने B भी आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक, इसके बाद आयत का विकर्ण बराबर √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर √अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ क्या होता है, चौड़ाई स्क्वायर होता है। इसके बाद हम बात करेंगे समांतर या समानांतर चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज टोटल 5-6 प्रकार के हम पढ़ने वाले हैं। तो समानांतर चतुर्भुज के बारे में चलिए हम लोग सीखने समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि समानांतर चतुर्भुज आखिर होता क्या है। समानांतर चतुर्भुज आखिर होता क्या है, ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, इसी को पैरेललोग्राम कहते हैं या पैरेलल क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। तो जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समान एवं समांतर हो, आमने सामने का भुजा समान भी होगा और समांतर भी होगा, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, यह क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसका यह भुजा बराबर है और एक दूसरे का समांतर भी है, और ये दोनों भुजा भी क्या है, बराबर है और एक दूसरे का समांतर भी है। अब आप समांतर चतुर्भुज बनाएंगे कैसे, तो देखिए, इसके लिए आप नॉर्मल सा एक रेखा ले लीजिएगा ऐसे, और इतना ही लंबाई का एक रेखा इसके ऊपर लेना है। लेकिन याद रखिएगा, पूरे सामने सामने मत लीजिएगा, हल्का देख सकते हैं, जैसे कि हमने इतना क्या कर दिया, हटा दिया। इतना हटा करके इधर लेना है और इधर इतना छोड़ के लेना। देखिए, इधर से इतना ये नीचे छूट रहा है और ऊपर इसका ये छूट गया। तो ध्यान दीजिएगा कि समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए पहले इस तरह का 2 रेखा ले लेना है और फिर आपको एक ऐसा रेखा लेना है जो उस दोनों को क्लोज करे, और इधर से भी आप इसको क्लोज कर दीजिएगा। बन गया ये समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बन के क्या है, ये तैयार है। इसमें ये जो रेखा हमने दिया, यहाँ पर देख सकते हैं, ये डॉटेड लाइन जो हमने दिया, ये ऊंचाई है। ये क्या है, तो ऊंचाई कहलाएगा। लेकिन समांतर चतुर्भुज का नीचे वाला जो है ना, वो आधार कहलाता है। तो बी हमने लिख दिया, और ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई हमने क्या कर दिया, लिख ही दिया। ऊंचाई को h से सूचित कर ही दिया है। समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ बात याद रखिएगा। पहला, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख कोण बराबर का मतलब क्या है, ये कोण और ये कोण आमने सामने वाला कोण है, आमने सामने के कोण को ही सम्मुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, सम्मुख कोण। और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो यही है सम्मुख कोण। यही क्या है,
सम्मुख कोण, ठीक है। तो याद रहा आपको कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। सम्मुख मतलब आमने सामने वाला कोण। हाँ, दूसरा याद रखिएगा कि, एक मिनट, समांतर चतुर्भुज, हल्का पेन चेंज करने दीजिए, पेन चेंज करने दीजिए तब ना गेम चेंज करेंगे जी। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये देख लीजिए, ये हमने एक विकर्ण खींच दिया और ये दूसरा विकर्ण भी हमने क्या कर दिया, खींच दिया। अब ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसका क्या मतलब, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों कट रहा है, मतलब अब अगर बात की जाए ये ABC है, ABCD है, तो इसका क्या मतलब है, एक विकर्ण A से C तक जा रहा है और एक विकर्ण B से D तक जा रहा है, तो बोलेंगे यस सर जा तो रहा है। तो सीधी सीधी याद रखिएगा कि ये दोनों जो है ना समद्विभाजित करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो हमने समस्या बताया है वो इसका मतलब ये है कि अगर ये O बिंदु है तो A से D जितना होगा, D से O जितना होगा, अभी तो ये बात ही है, D से O जितना दूरी होगा उतना ही दूरी B से B तक भी होगा, उतना ही दूरी B से, ये O है तो O से B तक ही होगा। तो ये क्या होता है, याद रखिए कि ये चीज़ें जो है यहाँ पर समद्विभाजित करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सूत्र यानी कि फार्मूला के बारे में, सूत्र यानी कि फार्मूला के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो अगर फार्मूला के बारे में बात किया जाए तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण कुछ सूत्र। महत्वपूर्ण सूत्र में सबसे पहला प्यारे बच्चों आपका क्या आएगा, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आधार गुने ऊंचाई होता है। ये वाला भुजा प्यारे बच्चों आधार कहलाएगा और ये जो ऊंचाई है वो h से सूचित किया जाता है, तो वो ऊंचाई होगा। दूसरा है कि समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं A और B के बीच का कोण अगर थीटा हो, अगर ये मान लीजिए A भुजा है और ये B भुजा है और इसके बीच का कोण अगर थीटा है, कुछ भी हो, थीटा हो, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, AB साइन थीटा होता है। AB क्या होता है, साइन थीटा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आपने देखा, AB साइन थीटा। जब फिगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो और ज़्यादा आपको डिटेल हो जाएगा। अब है समांतर चतुर्भुज की परिमिति साफ सुथरा कौन करेगा, परिमिति जो है कौन तय करेगा, तो परिमिति बराबर 2 × L + B होता है। परिमिति बराबर क्या होता है, 2 × L + B, यानी कि 2 गुने लंबाई और प्लस चौड़ाई, लंबाई और प्लस क्या होता है, चौड़ाई। तीसरा, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं जो है आपको समांतर चतुर्भुज की लंबाई अगर निकालने का सूत्र पूछे, समांतर चतुर्भुज की लंबाई निकालने का अगर सूत्र पूछे तो बोलिएगा क्षेत्रफल बट्टा ऊंचाई। ये एक बार देख लेना जरूरी है, डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक बार देख लिया रहिएगा तो ज़्यादा फायदे में आप क्या कीजिएगा रहिएगा, क्षेत्रफल बट्टा ऊंचाई होता है। अब बढ़ेंगे आगे 5 नंबर 4 नंबर ही आपका चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज। इसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। 1 मिनट हल्का पानी पी लेते तब तक आप लोग इसको देखिए। तो ये जो अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे थे ये था आपका तीसरा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है वह आपने देख लिया, आमने सामने का भुजा बराबर होगा लेकिन चारों भुजा बराबर नहीं होगा, और चारों भुजा बराबर नहीं है दोनों विकर्ण भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, हमने बता दिया कि समांतर चतुर्भुज का दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता है, यानी कि ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण बराबर जो है नहीं होगा। ये तो हमने आपको पहले क्या कर दिया है, बता दिया है। एंड इसका फॉर्मूला वगैरह भी अभी आपने क्या करा है, देखा है। अब हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है देखिए, तो ऐसा चतुर्भुज जिसके केवल दो भुजाएं समांतर होती हैं उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं।
इसका बाकी का दो भुजा समांतर नहीं होता, असमांतर होता है। जैसे इसका फिगर कैसे बनाएंगे, एक रेखा हमने ले लिया और इतना ही लंबाई का एक रेखा और लेंगे, नहीं इतना लंबाई का नहीं, इससे छोटा लंबाई का, इससे छोटा लंबाई का हम क्या करेंगे, एक रेखा इसके जस्ट समांतर में लेना है। किस में लेना है, इसके समांतर ऊपर हमने ले लिया। अब आप क्या करेंगे, इधर से इसको क्लोज कर देंगे और इधर से भी क्लोज कर देंगे। तो देखिए इस चतुर्भुज का कुछ अलग ही नक्शा बना के नहीं, ये दोनों भुजा समांतर नहीं है, क्योंकि ये जा रहा इधर और ये जा रहा इधर, कभी ना कभी आगे जाके मिल जाओगा, ठीक है। लेकिन ये जो है मतलब आपका समांतर नहीं हुआ। इस दोनों को देखिए, ये दोनों समांतर है, क्योंकि इसको कितना भी आप आगे बढ़ा लीजिए, कितना भी आगे बढ़ा लीजिए, ये एक दूसरे को नहीं काटेगा। तो समांतर है लेकिन समान लंबाई का नहीं है, समांतर तो है लेकिन समान लंबाई का नहीं है। तो यहाँ पर लिखा ही है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें केवल दो भुजाएं समांतर होती हैं, दो भुजाएं समांतर हो। यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा समांतर है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समांतर नहीं है, तो उस तरह के चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज से रिलेटेड और कुछ बात जानेंगे। इस भुजा का अगर नाम ए देते हैं, समांतर दो भुजा है उसमें से अगर एक का नाम ए देते हैं, दूसरे का नाम आप बी दे दीजिए, और यहाँ पर ये जो हमने डॉटेड लाइन खींचा ये ऊंचाई कहलाएगा, इसका क्या कहलाएगा, ऊंचाई, और इसको एच से सूचित करेंगे। ऊंचाई को किससे सूचित करेंगे, एच से सूचित करेंगे। अब इससे रिलेटेड बातों को समझिएगा। नोट में हमने कुछ लिखा है कि समलंब चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर विकर्ण की बात करी जाए तो एक विकर्ण ये होगा और एक विकर्ण ये होगा, और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर बराबर दो भागों में क्या करते हैं, बांटने का काम करते हैं। ये आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका कुछ महत्वपूर्ण सूत्र समलंब चतुर्भुज से संबंधित। सभी जगह पे काम नहीं आएगा, लेकिन कुछ जगहों पे इसका काम तो ज़रूर ही आता है, तो पढ़े रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा से आप बता पाइएगा। बात बस यही है और कुछ तो है नहीं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, समलंब चतुर्भुज को समझते हैं। इसका पहला सूत्र है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योगफल। 1/2 गुने क्या होता है, तो बिल्कुल ठीक है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का क्या होता है भाई साहब, योगफल होता है। 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योगफल होता है, और गुने ऊंचाई होता है। गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो समांतर भुजाओं का योगफल का क्या मतलब है, अभी जस्ट फिगर में देख लीजिए। ये भुजा ए और भुजा बी है समांतर, तो a + b ही कहलाएगा समांतर भुजाओं का योगफल, और उसको गुना करेंगे ऊंचाई से। तो ऊंचाई है ये वाला जिसको h से सूचित किया गया है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप जब कभी भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जाइए तो सूत्र या यूज करिए 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योगफल और गुने ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र याद रखिए, 2 गुने क्षेत्रफल बट्टा a + b। और तीसरा है समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं a और b हो तथा अन्य भुजा x y हो, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल a + b बट्टे 2 इंटू √s इंटू s माइनस x इंटू s माइनस y इंटू s माइनस d होगा। यहाँ पर इस बातों को समझिए। अगर ऐसा समलंब चतुर्भुज अगर कोई है जिसका समांतर भुजा तो ए बी है और असमांतर भुजा एक्स वाई है और ऊंचाई h है, तो इस स्थिति में प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल a + b/2 आगुने s इंटू s माइनस एक्स इंटू s माइनस वाई इंटू s माइनस डी होता है। यहाँ पर सीधी सीधी बात याद रखिएगा कि ए बी तो आपको पता है समांतर भुजा है और एक्स वाई है असमांतर भुजा, लेकिन डी क्या है, तो डी है समांतर भुजाओं का अंतर। जैसे समांतर भुजा में ए है 25 और बी है मान लीजिए कि 10, तो 25 में से 10 घटेगा तो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा।
तो ये तो आपने देख लिया, लेकिन सर एस क्या है? तो एस है अर्ध परिमाप। एस क्या है? अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर आप इसे इंग्लिश में क्या करते हैं, बोलते हैं। तो अर्ध परिमाप ही आपने क्या कर लिया, समझ लिया। अब हम प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे, और आगे के चीज़ों को समझेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, जो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। समलंब चतुर्भुज से रिलेटेड एक फार्मूला और पढ़ते हैं, समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई निकालने का। इसके ऊंचाई निकालने का जो प्यारे बच्चों सूत्र होता है, ऊंचाई निकालने का एक सूत्र समलंब चतुर्भुज 2 गुने क्षेत्रफल बट्टा a प्लस b था। एक सूत्र और याद रख लीजिए, 2 बट्टा d गुने s इंटू एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस वाई इंटू एस माइनस डी। एस है अर्ध परिमाप, इसके चारों साइड का जो परिमाप होता है उसे हम कहते हैं परिमाप, लेकिन इसको 2 से भाग दे दीजिएगा तो हो जाएगा अर्ध परिमाप। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं समचतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के बाद क्या पढ़ने वाले हैं, समचतुर्भुज पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज देखने में कैसा होता है। देखने में कैसा होता है इसका सीधा सीधा मतलब कि आप समचतुर्भुज बनाएंगे कैसे, जिसे रंबस कहते हैं। तो याद रखिए, एक आपको रेखा ऐसे लेना है और एक रेखा इसके नीचे इतना ही साइज का, जितना साइज का ऊपर वाला रेखा है उतना ही साइज का ये रेखा भी आपको ले लेना है, लेकिन पूरे सामने सामने नहीं लेना, हल्का हटा के लेना। देख सकते हैं ये हटा हुआ है कि नहीं है, इधर इतना खाली जा रहा है, इधर इतना खाली जा रहा है। तो आपको इस तरह का 2 रेखा खींचना है और फिर दोनों के एंड को जोड़ देना, इधर से भी बंद कर देना है और इधर से भी बंद कर देना। देखिए कि किस तरह का चतुर्भुज आपके सामने बन रहा है। यहाँ पर ये वाला जो विकर्ण है वो छोटा है और यह विकर्ण यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, जो कि बड़ा विकर्ण है। बड़ा विकर्ण है कि नहीं? यहाँ पर यह भुजा इस भुजा के समांतर है और यह भुजा इस दोनों भुजा के क्या है, समांतर है। अब सम चतुर्भुज का जो अब परिभाषा है याद रखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो लेकिन चारों कोण समान न हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। सही बोला इसने। चारों भुजा का लंबाई बराबर होगा, चारों भुजा का लंबाई क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन चारों कोण का लंबाई बराबर नहीं होगा। कैसे? देखिए आप ध्यान से, यह कोण जितना डिग्री का होगा यह कोण भी उतना ही डिग्री का होगा, और इस दोनों कोण से ये कोण बड़ा दिख रहा है कि नहीं? ये कोण जितना डिग्री होगा यह कोण भी उतना ही डिग्री होगा, यानी कि इसके चारों कोण बराबर नहीं होते हैं लेकिन आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, लेकिन इसका भुजा सभी क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि समचतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। तो भाई तो पहले ही बता दिए कि ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा क्या होंगे, समांतर होंगे। अब अगला है इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्ण का गुणनफल, 1/2 गुने विकर्ण का गुणनफल। ये है विकर्ण 1 और ये है विकर्ण 2। दोनों विकर्ण का कुछ ना कुछ लंबाई होगा। तो चतुर्भुज में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण को गुना कर देंगे आप 1/2 से। इसके बाद है समचतुर्भुज की एक भुजा अगर ए है और ऊंचाई h है तो क्षेत्रफल याद रखिएगा भुजा गुने ऊंचाई होता है। क्षेत्रफल क्या याद रखिएगा, भुजा गुने ऊंचाई है। मतलब आपको अगर क्वेश्चन में समचतुर्भुज का भुजा दे दिया जाए और उसका ऊंचाई दे दिया जाए तो आप क्षेत्रफल तो आराम से क्या कर सकते हैं, इस वाले फार्मूला से निकाल सकते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका और है। अगर क्वेश्चन में चतुर्भुज की 2 भुजाएं के बीच का कोण थीटा हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल a² sin थीटा होता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो आपका क्या है, मान लीजिए कोण है, इस कोण का मान आपको पता है कि भाई 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो आप यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं a² sin थीटा के मदद से। भुजा आपको दिया होना चाहिए और एक कोण आपको क्या होना चाहिए, दिया होना चाहिए, तब स्थिति में। अगला है कि समचतुर्भुज की भुजा निकालने का सूत्र क्या होता है। तो समचतुर्भुज की भुजा निकालने का जो सूत्र है प्यारे बच्चों वो 1/2 √d1² प्लस d2² होता है। d1 क्या है, पहला विकर्ण है, d2 क्या है, दूसरा विकर्ण है।
इसके बाद हम 5 मिनट और पढ़ने वाले हैं। इस 5 मिनट में हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे बहुभुज को। देखिए बहुभुज किसे कहते हैं। बहु मीन्स बहुत, अभुज मतलब भुजा। जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो उसे बहुभुज कहेंगे। लेकिन याद रखें कि आपने त्रिभुज पढ़ा है, चतुर्भुज पढ़ा है, वो भी बहुभुज के उदाहरण ही है। बहुभुज का परिभाषा देखिए, सबको समझ में आ जाएगा। सरल रेखाओं से बनी एक बंद आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या 3 या 3 से अधिक हो बहुभुज कहलाती है। यानी कि वैसा बंद आकृति जिसमें भुजा या तो 3 होगा या 3 से अधिक होगा। इसमें कौन कौन आएगा प्यारे बच्चों? तो इसमें आएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कि त्रिभुज आएगा, चतुर्भुज आएगा, पंचभुज आएगा, षष्ठभुज इत्यादि सभी बहुभुज के उदाहरण हैं। ये सभी क्या हैं? तो बहुभुज के उदाहरण हैं। इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि त्रिभुज देख रहे हैं ना, ये भी बहुभुज है। चतुर्भुज भी बहुभुज का उदाहरण है क्योंकि इसमें 4 भुजा है। ये पंचभुज कहलाएगा क्योंकि 1 2 3 4 5 भुजा है। ये षष्ठभुज कहलाएगा क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6 भुजा है इसमें। ये आपका सप्तभुज कहलाएगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 भुजा है। इसमें देखिए भुजा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजा है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भुजा है। तो ये सारे के सारे बहुभुज कहलाएंगे। बहुभुज के प्रकार को समझिए। बहुभुज के प्रकार, पहला उत्तल बहुभुज। तो भाई उत्तल बहुभुज किसे कहेंगे? तो यदि किसी बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। ये सब आपको जनरली 8 क्लास में ही क्या करना था? पढ़ाई करना था। तो अगर आप नहीं किए कोई दिक्कत नहीं, अभी हम आपको क्या कर रहे हैं बता रहे हैं। तो उत्तल बहुभुज किसे कहेंगे? सीधा समझ लीजिए, जिससे भी बहुभुज का कोण अंदर की ओर ना धंसा हो, बाहर की ओर निकला हो, तो वो होगा उत्तल बहुभुज। और उत्तल बहुभुज का खासियत है कि इसका कोई भी कोण 180 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। जैसे ये भी देखिए 90-90 डिग्री का कोण है। चतुर्भुज में तो 90-90 डिग्री का ही कोण होता है आयत में। ये कोण क्या 180 से बड़ा लग रहा है? नहीं, 180 से बड़ा कब होगा? जब कुछ ऐसा कोण बनेगा, ये सरल रेखा से भी ज़्यादा। तो 180 डिग्री से छोटा हो तो बहुभुज जो है वो उत्तल होगा। और अगर कोण, कोई भी कोण, एक कोण अगर 180 से बड़ा हो गया तो उसे अवतल बहुभुज बोलेंगे। अवतल बहुभुज को समझने चलते हैं। चलिए समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा अवतल बहुभुज, जिसको कनकेव पॉलीगॉन भी कहेंगे, है। ये क्या होता है? तो यदि किसी बहुभुज का कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए इस वाले बहुभुज में ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से छोटा है, ये भी 90 डिग्री से छोटा है, ये भी छोटा है। लेकिन इस कोण को आप देखिए, ये वाला कोण 180 डिग्री से ज़्यादा है कि नहीं है? इधर से कम रखा गया और इधर से क्या रखा गया है? ज़्यादा रखा गया है। ये भी देख सकते हैं कि ये वाला कोण यहाँ पर क्या है? ज़्यादा है रखा गया, 90 डिग्री से ज़्यादा। यहाँ पर ना, अगर 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होने की बात कर रहे हैं तो इसमें आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अवतल बहुभुज हो जाएंगे दोनों, क्योंकि दोनों का एक एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा है। क्योंकि 180 डिग्री तो सरल रेखा पर ही कोण बनते हैं, तो आपको पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों, जो है हम अगले के बारे में। तीसरा है समबाहुभुज। भाई सबसे फेमस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आएगा। समबाहुभुज से ही रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। समबाहुभुज यानी कि रेगुलर पैरेललो, हाँ पैरेललोग्राम। ये हल्का कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, PARLY, सॉरी पॉलीगॉन, बिल्कुल ठीक है। बहुभुज मतलब पॉलीगॉन। तो आपका जो रेगुलर पॉलीगॉन है, इसमें क्या होगा समझने की कोशिश करेंगे। यदि किसी बहुभुज की सभी भुजा एवं सभी कोण बराबर हो
तो वह बहुभुज समबाहुभुज कहलाता है। अब अगर मैं यहाँ पर पूछूँ आपसे इस वाले फिगर में कि बताइए, अगर ये एक बहुभुज है तो क्या इसका सभी भुजा बराबर है? नहीं, सभी कोण बराबर हो भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी भुजा बराबर नहीं है, तो ये समबाहुभुज नहीं कहलाएंगे। वही हाल इस सब के साथ भी है, सभी भुजा एक जैसा देखने में नहीं है, लेकिन समबाहुभुज किसे कहेंगे? जिसका सभी भुजा बराबर हो और सभी कोण भी बराबर हो। जैसे कि आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में इसका तीनों भुजा हमने क्या दिखा रखा है कि बराबर है, और तीनों कोण 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री हमने दिखा रखा है। इसी तरह से कोई भी बहुभुज हो, अगर उसका सभी भुजा बराबर है और सभी कोण बराबर है तो समबाहुभुज कहलाएगा। चौथा है इसके जस्ट उल्टा विषम बहुभुज। उत्तर हो जाएगा कि यदि किसी बहुभुज की सभी भुजा एवं सभी कोण बराबर नहीं हो तो वह बहुभुज विषम बहुभुज कहलाता है। जैसे आप देख लीजिए ये त्रिभुज है, लेकिन इसे बहुभुज भी कहेंगे, और ये बहुभुज विषम बहुभुज है क्योंकि इसका अगर देखा जाए तो तीनों में से कोई भी भुजा एक दूसरे से मैच नहीं करता है। ये भी आयत है तो ये दो भुजा मैच ही नहीं कर रहा। ये पंचभुज है तो ये भुजा हल्का बड़ा है, ये भुजा छोटा छोटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर विषम बहुभुज के बारे में याद रखिएगा कि जिसका भुजा और कोण बराबर न हो उसे हम विषम बहुभुज कहेंगे। नोट में पहला बात हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी बहुभुज त्रिभुज एवं चतुर्भुज को छोड़ करके किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोणों के योगफल से बड़ा होता है। जैसे कि अगर बात की जाए कि अंतः कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है। ये मान लीजिए त्रिभुज है, ये क्या मान लीजिए त्रिभुज है, तो ये कोण अगर 60 डिग्री है तो ये कहलाएगा अंतः कोण। लेकिन इसी भुजा को आगे बढ़ा देंगे और यहाँ पर जो कोण निकालेंगे यह कहलाएगा बाह्य जो है ना कोण, बाहरी कोण। तो इस तरह से 3 बाहरी कोण बन सकता है, एक इधर और एक इधर बन सकता है। अब अगर अंदर वाला सभी 60-60 डिग्री का कोण है, अंदर वाला सभी क्या है 60-60 डिग्री का कोण है, तो बताइए ये वाला कोण कितना होगा? तो 120 में से सॉरी आप जानते हैं कि सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। 180 में से 60 घटाएंगे 120 डिग्री। ये वाला कोण जो बाहरी कोण है वो भी 120 डिग्री बनेगा। अरे भाई एक मिनट तो ये भी आपका 120 डिग्री, और इधर से ये वाला जो बाहरी कोण बन रहा है ये कोण भी क्या होगा 120 डिग्री का होगा। तो इसने बोला कि किसी बहुभुज के अंतः कोण का योगफल बाहरी कोण के योगफल के बराबर होता है। तो 12 या 36 360 हो गया, लेकिन यहाँ पर 6 18 यानी कि 180 हुआ। अंतः कोण 180 डिग्री और बाहरी कोण जो है इसका जस्ट दोगुना, इसीलिए तो त्रिभुज को इसमें शामिल नहीं किया गया है। दूसरा बात याद रखिएगा कि त्रिभुज एकमात्र ऐसा चतुर्भुज है जिसके अंतः कोण के बारे में आपको याद रखना है कि इसके अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोणों के योगफल के आधा होता है। जैसा कि अभी जस्ट दिखाए थे, बाहरी कोण था 360 डिग्री और आंतरिक कोण तो आप जानते हैं कि अंदर के 3 कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। तीसरा नोट आप याद रखने की कोशिश करें कि चतुर्भुज एक ऐसा बहुभुज है जिसका बाह्य कोण का योगफल एवं अंतर दोनों बराबर होता है। चतुर्भुज में दोनों बराबर होगा, क्यों? देखिए यहाँ पर ये चतुर्भुज है, ये अगर 90 डिग्री है तो ये साड़ी पहनेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, तो कोई फर्क ही नहीं है, बराबर पाई बराबर यहाँ पर होता है। तो चतुर्भुज एक ऐसा बहुभुज है जिसका बाह्य कोण का योगफल बाह्य कोण एवं योगफल बाह्य कोण का योगफल एवं अंतः कोणों का योगफल, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, जो है एक समान होता है। नेक्स्ट हम आपको बता दें कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है, यानी कि बाहरी कोण का जो योग है वो 360 का होता है, जैसे कि त्रिभुज में अभी आपने क्या करा था, देखा था। महत्वपूर्ण सूत्र बहुभुज से रिलेटेड याद रखिएगा
यदि बहुभुज की भुजाओं की संख्या n हो तो उसके विकर्णों की संख्या n/2 इंटू n-3 होगा। n मतलब मान लीजिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, तो यहाँ पर n का मान हो गया 6। अब इसको अगर देखा जाए कि विकर्ण की संख्या कितनी होगी, तो विकर्ण की संख्या n/2 इंटू n-3 होता है, तो सीधा n का मान दे दीजिए 6/2 और इंटू n है आपका 10, सॉरी n यहाँ पर आपको 6 मिला है, तो n लेना है यहाँ पर आपको 6 और -3 करना है। तो देखिए मान निकाले कितना होगा, 6/2 ये प्यारे बच्चों 3 होगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 होगा, 3 तिया यहाँ पर आपका 9 विकर्ण हो जाएगा। कितना विकर्ण हो जाएगा इसमें, 9 विकर्ण। दूसरा सूत्र आप याद रखिएगा कि किसी बहुभुज का प्रत्येक बाहरी कोण 360 डिग्री बट्टा n का होता है, और आपको अगला याद रखना है कि उत्तल बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 गुने 180 डिग्री होता है। n-2 गुने कितना होता है, 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट कुछ सूत्र हम और आगे जानते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों की माप n-2 गुने 180 डिग्री बट्टे n होता है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये ऊंचाई होता है, ये a होता है, और n भी इसे ही कहते हैं, n h नहीं, n h तो कहते हैं लेकिन n भी हम कहते हैं, इसे नहीं, भुजा की संख्या को n कहते हैं, ठीक है। अगला है कि समबाहुभुज का परिमाप, तो n गुने a, यानी कि भुजा गुने जो है यहाँ पर आप सीधा सीधा बताएंगे कि a मतलब जो है कि इसका जो साइड का गुणनफल है वही होगा। n मतलब भुजा की संख्या और n मतलब भुजा की संख्या और a मतलब भुजा की लंबाई, a मतलब भुजा की लंबाई जो है होगा। अगला है कि समबाहुभुज का क्षेत्रफल n गुने 1/2 गुने a गुने h होता है, जहाँ h क्या है, ऊंचाई है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है आपके सामने कि समषष्ठभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। षष्ठ मतलब 6, तो 6 गुने √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये आपके लिए जो है सिंपल रहा होगा, लेकिन हम लोग के लिए कठिन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के क्षेत्र में आप जो है ना बहुभुज के निर्माण से रिलेटेड काम नहीं करते हैं। तो इतना आज हम रहने देते हैं। त्रिविमीय आकृति में घन, घना, बेलन, शंकु, गोला हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।